Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Study with Vipin। स्टडी विद विपिन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यह क्लासेस मेनली यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए डेडिकेटेड है, जो आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकता है। यह जनरल साइंस के तहत बायोलॉजी की हमारी तीसरी क्लास है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमी। आज से हम वर्गीकी स्टार्ट करेंगे। पीछे की दो क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों तक समय समय पर नोटिफिकेशन क्लासों के पहुंचते रहेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्लास को एंजॉय करेंगे और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टैक्सोनॉमी से। ठीक है। तो टैक्सोनॉमी वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे। टैक्सोनॉमी, तो जो टैक्सोनॉमी मेनली आपको दिख रहा होगा, जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी की जो शुरुआत हुई है, टैक्सोनॉमी दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। एक है आपका टैक्सिस और दूसरा है नोमोस। टैक्सोनॉमी दो शब्दों से, और जो दो शब्द हैं वो ग्रीक वर्ड हैं। ग्रीक वर्ड, एक टैक्सिस दूसरा नोमोस। टैक्सिस का अर्थ है समूह या ग्रुप। नोमोस का अर्थ है नामकरण, यानी कि नाम रखना, नोमेनक्लेचर। ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी है ग्रीक भाषा के दो शब्दों टैक्सिस व नोमोस से मिलकर बना है, जिसमें टैक्सिस का अर्थ है समूह या ग्रुप, नोमोस का अर्थ है नामकरण या नाम रखना। ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो परिभाषा निकल के आएगी टैक्सोनॉमी की, वो क्या निकल के आएगी। तो जो टैक्सोनॉमी है जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें जीवों के लक्षण के आधार पर उनका समूह बनाते हैं और उस समूह का नाम रखते हैं। उन्हें टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गीकी। ठीक है। यानी कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां निवास करती हैं। कितनी? 84 लाख योनियां। तो 84 लाख योनियों के अध्ययन के लिए अगर स्पेसिफिक एक एक योनि को, एक एक जीवों का अगर अध्ययन किया जाएगा तो वह असंभव है। ठीक है। तो इन 84 लाख जो जीव हैं, 84 लाख जीवों का अध्ययन करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, और इसे 84 लाख योनियों को उनका नाम देने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए उनका क्या करना पड़ा, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, जिससे हम लोग उनका अध्ययन अच्छे से कर सकें, उनका नामकरण अच्छे से रख सकें। ठीक है। तो इसलिए 84 लाख योनियों में जो एक एक तरह के लक्षण रखते थे, एक तरीके की विशेषता रखते थे, उन्हें एक समूह में रख दिया गया। ठीक है ना। उनके विपरीत किसी दूसरे लक्षणों को दिखाने वाले समूह के लोगों को दूसरे समूह में रख दिया गया। तो इस तरीके से समूह में वर्गीकरण होते गए, वैज्ञानिक वर्गीकरण करते गए। ठीक है ना। और धीमे धीमे आज हम लोगों के सामने जो प्रचलन में है वह पांच जगत वर्गीकरण देखने को मिलता है। ठीक है। तो मेनली हमें समझना है कि जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी क्या है, जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें जीवों के लक्षण के आधार पर उनका समूह बनाते हैं और उस समूह का नाम रखते हैं। ठीक है। पहले क्या करते हैं, पहले पर्टिकुलर उन, मतलब जो जीव होते हैं, जीवों की पहले पहचान करते हैं। ठीक है ना। उनके एक जैसे लक्षणों की पहचान करते हैं। पहचान करने के बाद एक जैसे लक्षणों वाले जीवों को एक पर्टिकुलर समूह में रख देते हैं। इस तरीके से कई एक समूहों का निर्माण करते जाते हैं। ठीक है। जैसा कि आप लोग, अगर मैं बात करूं, ये अर्थ है। क्या है? अर्थ। ठीक है। तो इस अर्थ पर आप सभी लोग रहते हो। अब आप सभी लोग रहते हो तो अर्थ है, अर्थ पर कहाँ कहाँ, सपोज दैट किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की अगर बात की जाए और कह दिया जाए कि वो इस अर्थ के इस कोने पर है, तो आप उस तक कैसे पहुंचोगे? नहीं पहुंच सकते हो। तो इसको भी कैटेगराइज किया गया है किस तरीके से, उसको कैटेगराइज कैसे किया गया कि कॉन्टिनेंट बनाए गए, कंट्री बनाई गई। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि उसके पर्टिकुलर व्यक्ति की पहचान हो सके और वहां तक हम पहुंच सके। तो जो वर्गीकरण किए जाते हैं सुगमता के लिए किए जाते हैं। ठीक है। जिससे उनका अध्ययन करना, उन तक पहुंचना, उनकी पहचान करना आसान हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूं पूरी पृथ्वी है, तो पृथ्वी एक ब्रॉड रूप हो जाएगा।
पृथ्वी के अंतर्गत पृथ्वी को जो बांटा गया है, किसमें बांटा गया है? कॉन्टिनेंट में, यानी कि महाद्वीपों पे बांटा गया है। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट को फिर किसमें बांटा गया है? कॉन्टिनेंट को फिर बांटा गया है किसमें? कंट्रीज में। कंट्री को फिर किसमें बांटा गया है? कंट्रियों को आगे चल करके किसमें बांटा गया है? जैसे कि अगर मैं पर्टिकुलर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में फिर क्या आएंगे? आपके स्टेट आएंगे। फिर उन स्टेटों में क्या आएगा? उन स्टेटों में डिस्ट्रिक्ट आएंगे। फिर उन डिस्ट्रिक्ट में क्या आएंगे? उन डिस्ट्रिक्ट में फिर क्या आएंगे? उन डिस्ट्रिक्ट में फिर सिटी आएंगी। ठीक है, सिटी के अंतर्गत क्या आएंगे? फिर आपके घर आएंगे। ठीक है ना? तो पर्टिकुलर आप किस घर में रहते हो, तो इस तरीके से डिवीजन होता रहता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि इस घर का व्यक्ति की हमें पहचान करनी है, ठीक है, तो वो बता पाएंगे कि इस कॉन्टिनेंट की, इस कंट्री के, इस स्टेट के, इस डिस्ट्रिक्ट के, इस सिटी के, इस घर में वो व्यक्ति रहता है, वहां पर आप पहुंच सकते हो। तो मेनली उस पर्टिकुलर जीव के बारे में सुगमता से अध्ययन करना, उसकी पहचान बनाए रखना, उस तक पहुंचने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, धीमे धीमे कुछ वैज्ञानिक वर्गीकरण करते गए और वर्गीकरण होता चला गया। तो मेनली आपको समझ में आया टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकी, यह जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें जीवों के लक्षण के आधार पर उनका समूह बनाते हैं और उस समूह का नाम रखते हैं। उन्हें टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहा जाता है। अब टैक्सोनॉमी को पूरी तरीके से कब माना जाएगा? तो देखिए, जो जीव होते हैं, जीवों का पहले क्या करते हैं? उनकी पहचान करते हैं। पहले उन जीवों की हम क्या करेंगे? पहचान करेंगे। पहचान इन द सेंस ऑफ लक्षणों के आधार पर कि इस तरीके के लक्षण है। तो उस लक्षणों के आधार पर उनकी पहचान करके फिर क्या करते थे? उनका वर्गीकरण कर देते हैं। जब वर्गीकरण कर देते हैं, वर्गीकरण का मतलब क्या है? पर्टिकुलर ग्रुप में रख देते हैं। और जब ग्रुप में रख देते हैं तो उस ग्रुप का फिर क्या करते हैं? नाम देते हैं। तो इस तरीके से जो वर्गीकी है, जो टैक्सोनॉमी है, वो फुलफिल पूरी तरीके से कब कंप्लीट होगी? जब उसमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर तीनों ही हो जाएंगे, तब उसे हम क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ। एक मिनट का समय दीजिए। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भाई, जैसा कि मैंने भी बताया था आपको कि किस तरीके से इसकी हायरार्की रहती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ आपके सामने, किसका अभी मैंने लिया था? पूरी अर्थ का। ठीक है, उसके अंदर कॉन्टिनेंट आए थे। तो उसी तरीके से जो जीव होते हैं, जीव सबसे पहले हायरार्की में सबसे ऊपर, सोपानिकता में सबसे ऊपर एक वृहद क्षेत्र की अगर बात करें, ठीक है ना, तो वो क्या होता है? डोमेन। डोमेन या क्षेत्र। हालांकि ये डोमेन संबंधित वर्गीकरण केवल एक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है, लेकिन जो ज्यादातर वैज्ञानिकों के द्वारा जो वर्गीकरण किए गए हैं, उन्होंने जो टर्म्स यूज किए हैं वो किंगडम से किए हैं। ठीक है, फिर भी हम मान के चलेंगे कि सबसे ऊपर वृहद रूप में सबसे बड़ा जो एरिया होगा, जो क्षेत्र होगा, उसे क्या कहते हैं? डोमेन होता है। ठीक है, लाइक एस अर्थ। ठीक है, फिर उसके नीचे सोपानिकता में क्या आता है? जगत आते हैं, यानी किंगडम। किंगडम जैसे कि प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा। तो इस तरीके से क्या आते आते आपके? जगत आएंगे। फिर जगत भी किसमें डिवीजन होता है? जगतों का संघ में, यानी कि फाइलम। फिर फाइलम के अंतर्गत क्या आएंगे? आपकी क्लास, यानी कि वर्ग। फिर वर्ग के नीचे क्या आएंगे? आपके ऑर्डर, यानी कि वर्ग में फिर बनते हैं गण। फिर उसके बाद आते हैं आपके कुल या फैमिलियां। फिर उसके बाद आती हैं आपके वंश, जीनस। उसके बाद फिर आते हैं क्या? स्पीशीज या जाति। तो अगर आपसे बात करें कि इस हायरार्की में सबसे बड़ा क्या है? सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा हायरार्की में कौन है आपका? डोमेन। लेकिन अगर आपको ऑप्शन किंगडम मिलता है तो आप वहां पर किंगडम को टिक करेंगे। ठीक है, यहीं अगर मैं बात करूं सबसे छोटा इस हायरार्की में, तो सबसे छोटा हायरार्की में कौन है आपका? यानी कि सोपानिकता में सबसे छोटा आपकी जाति, यानी कि स्पीशीज होगी। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ तक चीजें समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये चीजें तो हमने समझ ली, ठीक है, कि इस तरीके से सोपानिकता आती है। सोपानिकता के बाद अब हमें पता होना चाहिए कि जो वर्गीकरण जो करते हैं, जो नामकरण करते हैं, तो नामकरण करने की प्रोसेस क्या है? ठीक है, तो देखिए, नामकरण करने की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो जीवों के नाम रखे जाते हैं, वो किस तरीके से रखे जाते हैं?
किस आधार पर जीवों के नेम रखते हैं। तो 1 मिनट में उसे हम समझ लेंगे। देखिए, ठीक है। अब भाई हमने क्या कर लिया, सोपानिकता देख ली, किसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे। ठीक है। हर एक जीव का क्या रखा जाता है, नामकरण रखा जाता है। तो हर एक जीव का जो नामकरण रखा जाता है, वो नामकरण की जो पद्धति होती है, नामकरण जो रखा जाता है वो नामकरण की पद्धति द्विपदीय नामकरण रखा जाता है, यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किया जाता है। किसी भी जीव का जो नामकरण किया जाता है वो बायनोमियल नामकरण यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किया जाता है। अर्थात हर एक जीव को, हर एक ऑर्गेनिज्म को दो प्रॉपर नेम दिए जाते हैं, उस दो प्रॉपर नेम से उसकी पहचान की जाती है। जैसे जो दो पद दिए जाते हैं, ठीक है ना, द्विपदीय नामकरण होता है, तो द्विपद में पहला जो नामकरण होगा उस पर्टिकुलर जीव का, उसे पहले तो हम लिखते हैं किसमें, कैपिटल लेटर में। ठीक है। और कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जो पहला पद होता है जैसे कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, वह बताता है उस पर्टिकुलर जीव के जीनस, जीनस या वंश। यानी कि उस वह जो पर्टिकुलर जीव है, वह जीव किस वंश का, किस जीनस का है, तो वह आपका पहला लेटर होता है जिसे कैपिटल में लिखा जाता है। वहीं जो दूसरा पद होता है, ठीक है, तो दूसरा पद स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, और जो दूसरा पद स्मॉल लेटर में लिखा जाता है वह उस पर्टिकुलर जीव की स्पीसीज या जाति को संदर्भित करता है, यानी कि जाति को बताता है। ठीक है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। अगर मैं बात करूं किसकी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग की, यानी कि ह्यूमन बींग का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है आपका, होमो सेपियंस। क्या है, होमो सेपियंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो होमो क्या है, इसमें पहला पद। तो जो ह्यूमन बीइंग है किस वंश का है, होमो वंश का है। और इसकी जो जाति है ह्यूमन की, यानी जो स्पीसीज है, किस स्पीसीज के अंतर्गत आता है ये, तो सेपियंस स्पीसीज या सेपियंस जाति के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इस तरीके से प्रत्येक जीव को दो पदीय नामकरण दिया जाता है। दोनों का क्या है कि उससे उसकी पहचान हो सकती है, उसके वंश की और किस पर्टिकुलर जाति से वह बिलोंग करता है। ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो नॉमेनक्लेचर है वो द्विपदीय नामकरण किया जाता है। हर एक ऑर्गेनिज्म को दो नाम दिए जाते हैं। द फर्स्ट नेम शोज जीनस विच स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, यानी कि जो पहला लेटर है, जो पहला नेम है, वो पहला नेम आपका शुरू होता है कहां से, वंश, वंश को बताता है, और वह स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। वहीं जो दूसरा शब्द है, दूसरा जो पद है, वह उस पर्टिकुलर जीव की स्पीसीज या जाति को बताता है जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल, होमोसेपियंस। ठीक है, होमो यानी कि जीनस को बताएगा, सेपियंस यानी कि स्पीसीज को बताएगा। ठीक है। तो इस तरीके से होमोसेपियंस क्या है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होगा, होमोसेपियंस। तो आप देखते होंगे जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो इस तरीके से रखे जाते हैं। हर एक साइंटिफिक नेम में आप देखना तो उसके दो नेम होते हैं, यानी कि दो पद होते हैं। ठीक है। तो दो पद, अब आपको समझ आए होंगे कि दो पद क्यों होते हैं, वो दो पद क्या बताते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं द्विपदीय, कुछ कॉमन साइंटिफिक नेम देख लेते हैं, कुछ प्लांट्स के और कुछ किंगडम के। तो एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को ही हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक नेम, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल का साइंटिफिक नेम। तो जो आप देख पा रहे हो, जो आप देख पा रहे हो जो लिखा है आपके सामने, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर को ही हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम। ठीक है, साइंटिफिक। आपने पढ़े होंगे बहुत सारे साइंटिफिक नेम, तो उनमें कुछ कॉमन साइंटिफिक नेम मैं आपके लिए लेके आया हूं। जैसे अगर मैं बात करूं पी प्लांट की, यानी मटर के पौधे की, तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है क्या होता है, पीशम सेटिवम। यानी कि जो पीशम है वो किसे बताता है, वो उस पर्टिकुलर पी प्लांट के जीनस को, यानी कि जो पी प्लांट है वो किससे संदर्भित है, तो वो आपके पीशम से संदर्भित है, यानी कि पीशम जीनस से। वहीं अगर सेटिवम की हम बात करें, तो जो सेटिवम है वह उस पर्टिकुलर यानी कि पी प्लांट की किसे बताता है, स्पीसीज को बताता है। ऐसे ही हम बात करें किसकी, ओनियन प्लांट की। तो जो आपका ओनियन प्लांट है, ओनियन प्लांट जो फर्स्ट लेटर है वो किसे बताएगा, जीनस को, और जो सेकंड लेटर वो किसे बताएगा, उसके स्पीसीज को, यानी कि सेपा स्पीसीज, ए और एलियम क्या है उसका जीनस।
यानी कि उसका वंश। तो एलियम सेपा इस तरीके से नाम हो जाएगा। मैंगो प्लांट, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका आप लोग पढ़ के आए हो। वीट प्लांट का, वीट प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होगा? ट्रीटिशियम एस्टिवम। बनियान ट्री का, बनियान ट्री का आपका क्या होगा? फाइकस बेंगेलेंसिस। ठीक है। सोयाबीन का क्या हो जाएगा? सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपके कुछ कॉमन प्लांट्स। वहीं अगर कुछ एनिमल्स की बात करें, जैसे फ्रॉग है, तो फ्रॉग का क्या होता है? राना हेक्सा, राना हेक्सा डेक्टाइला। ठीक है। कैट के की अगर बात करें तो कैट का क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका। डॉग की अगर बात करें तो डॉग का क्या होता है? कैनिस फैमिलियरिस। हाउस फ्लाई की अगर बात करें तो हाउस फ्लाई का क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। कोबरा की अगर बात करें तो कोबरा का क्या होता है? नाजा नाजा। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपने ये वर्ड देखे। वहीं अगर हम देखें कॉमन क्रैब यानी कि फिश, तो इसका क्या होता है? साइप्रिनस स्कॉर्पियो। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चीजें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है। तो हमने आपको बताया कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, वर्गीकरण कैसे पड़ा। ठीक है ना। यानी कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देखे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोगों के सामने जैसा कि दिख रहा होगा, अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। ठीक है। चलिए। तो देखिए सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया। फिर आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर आपका फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और फिर थ्री डोमिनेंट सिक्स किंगडम आया। लेकिन ये कहीं ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सम्मुख इसे लेके आ गया। ठीक है। तो इसको देख लेंगे, बस इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है आपका? फाइव किंगडम, यानी कि पांच जगतीय वर्गीकरण, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है। तो उसे हम विस्तार रूप से देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले कार्ल लीनियस ने एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी नामक की एक पुस्तक लिखी थी। और सिस्टेमा नेचुरी यानी सिस्टेमा नेचुरी में कार्ल लीनियस ने बताया था, कार्ल लिनिस ने जो आपके जीव जगत था यानी कि जीव थे, जीव को दो जगतों में विभाजित किया था। और यह कब किया था उन्होंने? तो यह किया था उन्होंने 1758 में किताब लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी। उसमें जीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया था, जिसमें पहला भाग था प्लांटी, जिसे कहा जाता है पादप जगत या प्लांट किंगडम। यानी कि उन्होंने पहला भाग बनाया प्लांटी, दूसरा भाग बनाया था क्या? आपका एनिमेलिया। यानी कि कार्ल लिनियस सबसे पहले वर्गीकरण करने वाले पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपनी सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब में 1758 ईस्वी में दो जगत वर्गीकरण किया। पहला प्लांटी अर्थात पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमेलिया अर्थात जंतु जगत एनिमल किंगडम। ठीक है। तो इसलिए प्लांट किंगडम के अंतर्गत उन्होंने सभी पेड़ पौधों को रखा, जबकि जंतु जगत के अंतर्गत उन्होंने सभी जीवों को रखा। सबसे पहले वर्गीकरण करने के वजह से इन्हें टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकी का जनक या फादर कहा जाता है। ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो। कार्ल लिनियस ने वर्गीकरण पर अपनी पहली किताब सिस्टेमा नेचुरी लिखी। इस किताब में कार्ल लिनियस ने जीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया। ठीक है। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। नोट पॉइंट में दिखा होगा जीवों का वर्गीकरण सर्वप्रथम कार्ल लिनियस ने किया सन 1758 में, इसीलिए इन्हें वर्गीक का जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें बिल्कुल समझ आ रही होंगी। ठीक है। अब हम देखेंगे थ्री किंगडम की। तो जो थ्री किंगडम आया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तो थ्री किंगडम बेटा क्लासिफिकेशन जो आया था वो था आपके अर्नेस्ट हैकल ने 1866 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा 1866 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। और इसके तहत अर्नस्ट हैकल ने जो जीव जगत था, जीव जगत को तीन भागों में वर्गीकृत किया। पहला जंतु जगत, दूसरा पादप जगत तथा तीसरा प्रोटिस्टा जगत। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया प्लांटी अर्थात पादप जगत, दूसरा एनिमिलिया अर्थात जंतु जगत, तीसरा प्रोटिस्टा अर्थात एक कोशिकीय जीव इसके अंतर्गत रखे गए। ठीक है। अब जो प्रोटिस्टा आते हैं आपके, प्रोटिस्टा आते हैं आपके यूकैरियोटिक के अंतर्गत। ठीक है।
देखिए वैसे जब सेल की क्लास जब ली जाएगी तब सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बताई जाएगी, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। जो जीवों का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है, तो वो मेनली हम देखते हैं कि केंद्रक के विकास के आधार पर। तो इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जीव में क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रो एक मिनट। प्रोकैरियोटिक। दूसरे होंगे आपके क्या, यूकैरियोटिक। ठीक है। तो देखो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो केवल एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि सिंगल सेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं प्रोकैरियोटिक। और जो यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, यूकैरियोटिक में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव आते हैं। ठीक है। तो जो प्रोटिस्टा जगत का इन्होंने जो वर्गीकरण इसमें रखा थ्री किंगडम में, उसमें जो शामिल थे जीव, वो कैसे जीव शामिल थे, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जीव। और यूकैरियोटिक में भी कौन से, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव प्रोटिस्टा जगत में शामिल थे, जिसमें जैसे कि कवक की अगर हम बात कर लें, प्रोटोजोआ की बात कर लें, शैवाल की बात कर लें, जीवाणु की बात कर लें, स्लाइम मोल्ड की बात कर लें, ये सभी। ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो डिवीजन किया गया था, वो किया गया था जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है, यानी कि केंद्रक सुव्यवस्थित रूप से विकसित नहीं हो पाता है। केंद्रक का यहाँ पे क्या होता है, अभाव होता है। और जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें केंद्रक विकसित हो जाता है। ठीक है ना, केंद्रक व्यवस्थित ढंग से क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमें याद रखनी है। तो जो आपके प्रोटिस्टा जगत को शामिल किया गया था उसमें यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव थे, उसमें भी जलीय यूकैरियोटिक जैसे कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, जीवाणु इत्यादि। ठीक है। तो इस तरीके से हम अर्नेस्ट हैकल के द्वारा थ्री जगतीय किंग क्लासिफिकेशन किया गया था, उसमें पादप जगत, जंतु जगत और यूकैरियोटिक एक कोशीय जीव रखे गए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ में आ रही हैं चीजें प्रॉपर की नहीं आ रही हैं? अगर चीजें समझ आ रही हैं और सारी चीजें क्लियर होती चल रही हैं, तो मैं आप लोगों से बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, अपना फीडबैक अवश्य दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें फीडबैक मिलता रहेगा और आपके लिए वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए वो पूरी मेहनत के साथ और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आया जाए। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आपका दिया था किसने, कोपलैंड ने। तो कोपलैंड के द्वारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। ये चीज आपको याद रखनी है। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड के द्वारा 1938 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। इस वर्गीकरण को चार जगतों में बांटा गया था। पहला था पेप्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटेस्टा और मोनेरा। ठीक है। तो जो मैंने अभी वर्गीकरण आपको करके दिखाया था, जो प्रोकैरियोटिक वाला दिखाया था, तो प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मोनेरा। ठीक है। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव जो होते हैं मोनेरा। अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल होता है क्या, आपका नील हरित शैवाल, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं यह प्रकाश संश्लेषी क्रिया नहीं करते हैं, यानी कि रसायन संश्लेषी क्रिया करते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड के द्वारा 1938 में प्रस्तुत किया गया था। और फोर जगती जो क्लासिफिकेशन था, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्रोटिस्टा और मोनेरा। ठीक है। मोनेरा जगत क्या होते हैं, मोनेरा जगत प्रकाश संश्लेषी क्रिया कर भी सकते हैं और प्रकाश संश्लेषी के साथ साथ रसायन संश्लेषी क्रिया दोनों करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीजें याद रखनी है। मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन आएंगे, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव। प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आएंगे, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव। ठीक है। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको क्या थे, कवक, शैवाल थे उस प्रोटिस्टा के अंतर्गत। और मोनेरा के अंतर्गत मैंने आपको बताया साइनोबैक्टीरिया हुआ, जैसे कि नील हरित शैवाल जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। द्वितीय द्वितीय जगत क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1758 में। उन्होंने पुस्तक, कौन सी पुस्तक लिखी थी,
सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक लिखी थी। सबसे पहले वर्गीकरण करने की वजह से उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। उसके बाद तीन जगती वर्गीकरण आता है। तीन जगती वर्गीकरण में क्या था, तीन जगती वर्गीकरण किसने दिया था, अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से फोर जगती वर्गीकरण किसने दिया, कॉपलैंड ने दिया था। अब हम बात करते हैं पांच जगती वर्गीकरण, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो पांच जगती जो वर्गीकरण था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, वो आपका दिया गया था किसके द्वारा, आर एच विटेकर के द्वारा। कब दिया गया था, 1969। आर एच विटेकर के द्वारा 1969 में दिया गया था। कुछ वैज्ञानिक या कहीं कहीं बुकों में आपको लिखा मिल जाएगा 1959। तो आपको आंसर जो सही मानना है वो क्या मानना है, 1969। 1969 में आर एच विटेकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी, एनिमेलिया, यानी आप बढ़ते जाओगे। देखिए, मैं टू किंगडम की बात करूंगा, तो टू किंगडम में क्या था, केवल प्लांटी और एनिमेलिया। फिर आया आपका थ्री किंगडम, तो थ्री किंगडम में क्या जुड़ गया आपका, प्रोटेस्टा जुड़ गया, प्रोटेस्टा। फिर आया आपका फोर किंगडम, फोर किंगडम में आपका क्या जुड़ गया, मोनेरा जुड़ गया। फिर आया आपका फाइव किंगडम, फाइव किंगडम में आपका क्या जुड़ गया, फंगस यानी कि कवक। तो इस तरीके से आपको याद रखना, एक एक बढ़ाते जाना है। टू किंगडम प्लांट एनिमेलिया, थ्री किंगडम प्रोटिस्टा, फोर किंगडम मोनेरा, ठीक है ना, फाइव किंगडम फंगस। इस तरीके से जुड़ते चले गए। टू किंगडम किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने दिया था। थ्री किंगडम किसने दिया था आपका, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। फोर किंगडम किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। फाइव किंगडम किसने दिया आपका, आर एच विटेकर ने दिया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आई होप आप लोग इस तरीके से याद रख पाएंगे। अब ये जो आर एच विटेकर ने जो ये वर्गीकरण किया था, वो किस बेस पर किया था, तो वही मैं चार्ट आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, वो चार्ट के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो उनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था, वो आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, जो जीवधारी होते हैं, तो जीवधारी को सबसे पहले वर्गीकृत किया गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये जो वर्गीकरण था आपका, मैंने जैसा कि बताया था, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, उनमें केंद्रक का क्या होता है, अभाव, केंद्रक का अभाव होता है। वहीं मैं बात करूं अगर यूकैरियोटिक की, तो इसमें क्या होता है, केंद्रक सुव्यवस्थित रूप से विकसित हो जाता है। केंद्रक क्या होता है बेटा, वो विकसित होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब प्रोकैरियोटिक में केवल और केवल कौन आते हैं, एक कोष की जीव। एक कोष की जीव कौन होते हैं, केवल और केवल मोनेरा होते हैं। मोनेरा जगत के प्राणी होते हैं जो एक कोष की प्रोकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक का फिर सब डिवीजन होता है। तो यूकैरियोटिक के अंतर्गत एक कोशिकी और बहुकोशिकी जीव आते हैं। बहुकोशिकी में, वो एक कोशिकी में आता है आपका प्रोटेस्टा। ठीक है ना, इसका यही समाप्त हो जाता है। और जो बहुकोशिकी होते हैं, बहुकोशिकी का फिर से डिवीजन होता है, किसके बेस पर, कि किसी में कोशिका वृत्ति है और किसी में कोशिका वृत्ति नहीं है। तो बहुकोशिकी जो जीव होते हैं, बहुकोशिकी जीव कोशिका वृत्ति पाई जाती है और किसी में कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है। समझ रहे हो, तो बहुकोशिकी जीव हुए, उसमें कोशिका वृत्ति सहित, कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। तो कोशिका भित्ति रहित जो होते हैं एनिमेलिया, यानी कि जो एनिमल किंगडम होते हैं, जानवर होते हैं, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, वहीं जो कोशिका भित्ति सहित होते हैं, इसे पुनः दो भागों में विभाजित किया गया, एक प्रकाश संश्लेषण करने वाले और एक प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले। यानी कि प्लांटी जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, वही फंगई जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो इस तरीके से डिवीजन किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से विटेकर ने इन्हें नेम दिए गए, नेम जो दिए गए थे। ठीक है, तो देखो क्या नेम दिए गए, इन्होंने इनका जो नेमकरण पड़ा, पहला इन्होंने रखा मोनेरा जगत। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इन्होंने दूसरा नेम रखा आपका क्या, प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, फिर तीसरा नेम इन्होंने क्या रखा आपका, एनिमेलिया। ठीक है, फिर चौथा इन्होंने क्या नेम रखा, फंजाई। फिर पांचवा इन्होंने क्या नेम रखा, प्लांट। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से नामकरण और वर्गीकरण किया गया था विटेकर के द्वारा जीवों। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप चीज समझ पाए होंगे। इसका विस्तृत रूप हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनका जो डिवीजन किया गया है, वो इनमें कुछ कुछ लक्षणों के आधार पर इनका डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो वो लक्षणों की चार्ट एक बार आपके सामने में रखता हूँ, उसके थ्रू कुछ चीज हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखिए ये हैं आपके जीव। ठीक है ना, पांच जगत,
तो ये जो 5 जगत जीव मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो किसके हैं, आपके 5 जगत जीव किसके हैं, विटेकर के। उन्होंने डिवीजन किया था, पहला आपका डिवीजन किया था क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कि कवक, प्लांटी यानी कि पादप जगत, एनिमलिया यानी कि एनिमल किंगडम। ठीक है, तो ये हैं आपके लक्षण। इन लक्षणों के बेस पर इनका वर्गीकरण किया गया है। देखिए कोशिका प्रकार, तो कोशिकीय प्रकार में बता चुका हूं कि जो मोनेरा होता है वो केवल एक प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है ना, इसके अलावा बाकी सभी कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, उसके बाद अलावा कोशिका भित्ति, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, कोशिका भित्ति जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जो मोनेरा होता है सेल्यूलोज रहित होता है। प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति, कुछ में नहीं होती है। फंजाई में उपस्थित होती है, प्लांटी में उपस्थित होती है लेकिन सेल्यूलोज सहित होती है, और फंजाई में सेल्यूलोज रहित होती है। सेल्यूलोज नहीं होता है, कोशिका भित्ति होती है। प्लांटी में कोशिका भित्ति होती है, सेल्यूलोज भी होता है। एनिमेलिया अनुपस्थित, क्या, कोशिका भित्ति। केंद्रक, तो केंद्रक तो मैं बता ही चुका था पहले कि मोनेरा में अनुपस्थित होगा, बाकी सभी में उपस्थित होगा। फिर काय संरचना, तो काय संरचना जो मोनेरा की होती है कोशिकी होती है, प्रोटिस्टा की कोशिकी होती है। फंजाई की कैसी होती है, बहुकोशिकी होती है। प्लांटी की कैसी होती है, ऊतक अंग ऊतक तंत्र होते हैं, और एनिमेलिया के ऊतक अंग अंग तंत्र। पोषण की विधि, मोनेरा की कैसी होती है, स्वपोषी होती है, यानी कि रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी दोनों होते हैं। ठीक है, स्वपोषी परपोषी दोनों होते हैं मोनेरा जगत। प्रोटिस्टा स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। फंजाई आपके परपोषी एवं परजीवी होते हैं। प्लांटी स्वपोषी होते हैं, और एनिमेलिया परपोषी होते हैं। प्रजनन की विधि, प्रजनन की विधि देखेंगे आप तो इसमें संयुग्मन होता है मोनेरा में, यानी संयुग्मन के द्वारा प्रजनन होता है। प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन, फंजाई में निषेचन, प्लांटी में निषेचन, और एनिमेलिया में निषेचन। तो इस तरीके से हमने चीजें आज देखी। ठीक है, बाकी इनका विस्तृत रूप हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे, और वहां प्रॉपर वे में मोनेरा जगत क्या होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, इसी तरीके से प्रोटिस्टा, फंजाई। तो नेक्स्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप उसमें बने रहिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई है तो कृपया फीडबैक जरूर दें। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत के साथ इतना कंटेंट जगह जगह से कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को इस क्लास के अलावा कहीं और भटकने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, तो मेनली अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों में आपको ARO की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसके साथ BEO की भी मिलेंगी देखने को, EPFO की एग्जाम भी होने को है। तो उसको डेडिकेटेड, उसको टारगेट बना करके ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आई जा रही है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए घटना चक्र की सीरीज चला रहा हूँ। उसमें मैंने साइंस का घटना चक्र स्टार्ट कर दिया है। कल से आपको हिस्ट्री के घटना चक्र की वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। धीमे 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 अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। कुछ दिनों में पॉलिटी, जियोग्राफी, इस तरीके से वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लास के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे, और हम भी आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करते रहें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए, और पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। टेक केयर।